नमस्कार। आज हम एरन मॉर्गनस्टर्न की 2011 की किताब द नाइट सर्कस पर थोड़ी गहरी चर्चा करते हैं। हाँ, नमस्कार। ये किताब फैंटेसी, रोमांस और वो जो कहते हैं जादुई यथार्थवाद उस जॉनर में आती है। जादुई यथार्थवाद मतलब जहाँ जादुई चीजें असल दुनिया में बिल्कुल आम तरह से होती हैं, है ना, जैसे रोज की बात हो। बिल्कुल, जैसे कुछ अजीब नहीं है उसमें। और कहानी का जो केंद्र है, लेसर्क डेजरेव्स यानी सपनों का सर्कस, हम्म, बड़ा रहस्यमयी है। हाँ बहुत। सिर्फ रात में खुलता है, हमेशा काले और सफेद रंग का, और बिना किसी चेतावनी के कहीं भी आ जाता है, कहीं भी चला जाता है। लेकिन ये सिर्फ मतलब एक आम सर्कस जैसा तो नहीं है ना? इसके पीछे कुछ और भी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऊपर से देखें तो हाँ, एक जादुई तमाशा है, पर असल में इसके पीछे एक, कहना चाहिए, गुप्त और काफी खतरनाक खेल चल रहा है। खेल? कैसा खेल? दो युवा जादूगर हैं, सीलिया बोवेन और मार्को एलिस्टेयर। उन्हें बचपन से ही एक तरह के मुकाबले के लिए तैयार किया गया है। उनके गुरुओं ने? हाँ, उनके गुरुओं ने उन्हें इस खेल में फंसा दिया है, और खेल की शर्तें क्या हैं या इसका अंत क्या होगा, ये उन्हें खुद भी पूरी तरह से नहीं पता। सर्कस ही उनका मैदान है, उनका युद्ध क्षेत्र। ओह! तो पूरा सर्कस ही एक तरह का मंच है इस मुकाबले के लिए। एग्जैक्टली और क्या कमाल का मंच है। हाँ, किताब में सर्कस का वर्णन तो गजब का है। वो बर्फ के बागीचे जो कभी पिघलते नहीं। और वो बादलों से बनी भूल भुलैया। हाँ, और वो इच्छाएं पूरी करने वाला कुआं, मतलब हर तंबू, हर कोना एक अजूबा रखता है। मुझे पढ़ते हुए लगा कि ये सब कितना असली सा महसूस होता है। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से यही किताब की सबसे बड़ी खूबी है। मॉर्गनस्टर्न जादू और हकीकत के बीच की जो लाइन है ना, उसे धुंधला कर देती हैं। हम्म। सर्कस में घूमते हुए आप भी सोचने लगते हैं कि क्या सच है, क्या भ्रम, और फिर लगता है कि क्या इससे फर्क भी पड़ता है अगर वो अनुभव आपको खुशी दे रहा है तो। सही बात है। ये सिर्फ देखने की चीज नहीं रह जाती, महसूस करने की जगह बन जाती है। हाँ बिल्कुल, वो एक दूसरे की कला से प्रभावित होते हैं और फिर धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगते हैं। ये कहानी का एक बहुत अहम हिस्सा है। पर ये कोई सीधी सादी लव स्टोरी तो नहीं होगी, जाहिर है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका जो प्यार है वो खेल के नियमों के खिलाफ है। ये मुकाबला तो ऐसा है कि किसी एक को जीतना है, और हारने वाले का क्या होगा ये भी साफ नहीं है, पर अच्छा नहीं होगा। ओह। तो उनका ये बढ़ता हुआ रिश्ता वो इस मुकाबले को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और ज्यादा दर्दनाक बना देता है। यहाँ पर वो प्रेम और बलिदान वाला जो थीम है वो बहुत खूबसूरती से सामने आता है। इसके अलावा एक और बात जो मुझे बहुत मजबूत लगी, वो है नियंत्रण बनाम स्वतंत्रता का विषय। मतलब सीलिया और मार्को दोनों ही एक ऐसे खेल में है जिसे उन्होंने चुना नहीं है। सही कहा, उनके गुरु उन्हें कंट्रोल करते हैं। तो ये कहानी इस सवाल पर भी सोचने को मजबूर करती है कि भाई हमारी अपनी जिंदगी पर हमारा कितना नियंत्रण है। हम्म। क्या वो अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं, या वो हमेशा अपने गुरुओं के और इस खेल के मोहरे ही बने रहेंगे। और इसी से जुड़ा हुआ शायद समय और धैर्य का भी महत्व दिखता है। सब कुछ धीरे धीरे होता है। हाँ बिल्कुल, जादू धीरे धीरे खुलता है, रिश्ते धीरे धीरे बनते हैं। सर्कस अपनी एक रहस्यमयी गति से चलता है, जल्दबाजी नहीं। किताब की भाषा की बात करें तो वो तो कमाल की है, बहुत काव्यात्मक, जैसे कोई सपना देख रहे हो। हाँ एकदम, मॉर्गनस्टर्न जैसे शब्दों से जादू बुनती हैं, और कहानी कहने का तरीका भी सीधा नहीं है, लीनियर नहीं है। हाँ, वो नॉन लीनियर नैरेटिव। कहानी कभी इस समय में, कभी उस समय में, कभी इस किरदार के नजरिए से, कभी उसके। ये थोड़ा उलझा सकता है शुरू में। देखिए, कुछ लोगों को शायद उलझा सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से ये जानबूझकर किया गया है। ये उस सर्कस के रहस्य वाले जादुई माहौल को और गहरा बनाता है। अच्छा। हाँ, जैसे पाठक धीरे धीरे पहेली के टुकड़े जोड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे सर्कस के मेहमान उसके अलग अलग हिस्सों, उसके रहस्यों को खोजते हैं। ये अच्छा पॉइंट है। और माहौल और भाषा के अलावा वो जो छोटे किरदार हैं, जैसे कंटोशनिस्ट सुइको या वो घड़ी बनाने वाले फ्रेडरिक थियसन, वो भी बहुत यादगार हैं। हाँ जरूर, वो कहानी को और गहराई देते हैं। सुइको की अपनी एक अलग रहस्यमयी कहानी जो साथ साथ चलती है, और थियसन जैसे जो प्रशंसक हैं वो हमें दिखाते हैं कि ये सर्कस बाहर की दुनिया के लिए क्या मायने रखता है। सही कहा, वो दुनिया को और असली बनाते हैं। हाँ। लेकिन जहाँ इतनी सारी अच्छी बातें हैं, वहीं कुछ आलोचनाएं भी हैं जो मैंने पढ़ी। कुछ लोगों को कहानी थोड़ी धीमी लगती है, या उन्हें लगता है कि इसमें वो जो टिपिकल कहानी वाला तनाव होता है या एक्शन, वो कम है। हाँ, ये एक वाजिब बात है।
ये किताब यकीनन माहौल और अनुभव पर ज्यादा ध्यान देती है, ना कि किसी तेज रफ्तार वाले प्लॉट पर। और प्रेम कहानी भी काफी सूक्ष्म है ना? मतलब खुलकर कम, इशारों में ज्यादा। बिल्कुल। और हाँ, कुछ पाठक ये भी महसूस कर सकते हैं कि मुख्य किरदारों के अलावा कुछ साइड किरदारों को शायद और डेवलप किया जा सकता था। तो ये फाइनली पाठक की पसंद पर आ जाता है कि वो क्या ढूंढ रहा है। हाँ, काफी हद तक। सवाल यही है कि आप क्या ज्यादा पसंद करते हैं, एक धीमी सुंदर माहौल में डूब जाने वाली कहानी या फिर एक तेज गति वाला एक्शन से भरपूर प्लॉट। वैसे किताब की लोकप्रियता, जैसे ऑनलाइन रेटिंग्स वगैरह देखें तो लगता है बहुत से लोग उस जादुई दुनिया में खो जाने वाले अनुभव को ज्यादा पसंद करते हैं। तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि द नाइट सर्कस उन पाठकों के लिए है जो कहानी के माहौल, उसकी खूबसूरती और कल्पना में पूरी तरह डूब जाना चाहते हैं। ये एक्शन या रहस्य सुलझाने से ज्यादा अनुभव करने वाली किताब है। बिल्कुल सही। और ये किताब एक गहरा सवाल भी पीछे छोड़ जाती है, हमारी अपनी किस्मत और हमारी स्वतंत्रता के बारे में। जैसे सीलिया और मार्को एक अनदेखे खेल के नियमों में बंधे हैं, क्या हम सब भी किसी न किसी तरह के बड़े धागों से, किसी बड़ी योजना से बंधे हैं? हमारे जो चुनाव होते हैं वो कितने सच में हमारे अपने होते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। पाठक इस पर विचार कर सकते हैं कि क्या हम सब भी इन किरदारों की तरह किसी अनदेखे खेल का हिस्सा हैं जिसके नियम हम नहीं जानते? हाँ, एक दिलचस्प विचार छोड़ जाती है किताब।